चलिए भैया, आज से व्याकरण की एक क्लास आपको निःशुल्क दी जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसमें आपको प्रतिदिन 40 प्रश्न करवाए जाएंगे, इसका टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। चलिए, व्याकरण का प्रैक्टिस सेट आपको निःशुल्क दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। जो थंबनेल पे लगा है सारी क्लास आपको निःशुल्क दी जाएगी। चलिए, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? जल्दी जल्दी बताइएगा, 30 लगभग 40 मिनट की ही क्लास होनी चाहिए। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे बताइए। शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को बताइए। टीजीटी 2009 में पूछा गया था। तो वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अंत में अपना मूल्यांकन करके बताइएगा कितना आपका सही हुआ। चलिए, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वही प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वहाँ वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को पूछा गया था, यहाँ बताइए वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं बताइए। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो भैया वर्णमाला ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं भाई? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? स्क्रीन पे लिखा भी है। क्लास नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो फिर से प्ले किए हैं, तो मिटाए नहीं। बताइए, केवल आंसर हटा दिए हैं बस। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो भैया 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं। अब गिन लीजिए। स्वर 11 हो गया आपका, स्पर्श व्यंजन 25 हो गया, अंतस्थ आपका 4 हो गया, ऊष्म आपका 4 हो गया, संयुक्त आपका 4 हो गया, उच्छिप्त 2 हो गए जिसे द्विगुण बोलते हैं, अनुस्वार आपका 1 हो गया, विसर्ग आपका 1 हो गया, टोटल 52। स्वर 11 हो गए, 11 25 11 36 हो गया, 25 11 36, अंतस्थ को जोड़ेंगे 36 4 40 हो जाएगा, ऊष्म को जोड़ेंगे 44 हो जाएगा, संयुक्त को जोड़ेंगे 44 4 48 हो जाएगा, उच्छिप्त को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 2 50 हो जाएगा, अनुस्वार 1 51, विसर्ग 1 52। तो टोटल कितने वर्ण हो गए मेरे भाई? 52। टोटल कितने वर्ण हो गए? तो 52 हो गए। यहाँ बीच में एक लाइन खींच लीजिए, 52 नीचे। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, बताइए। मूल व्यंजनों की संख्या पूछा जा रहा है। अगर डायरेक्ट पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं, तो बस वही लगाएंगे। बताइए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताइए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताइए। तो 33 है। 33 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है मेरे भाई? 33 है। चलिए यहाँ कुछ चीज़ और देख लेते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अगर देखें तो चलिए आगे देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं। आगे वाले प्रश्न पे पहले आगे ही बता देंगे आपको। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? क से लेकर म तक कितने व्यंजन होते हैं? क से लेकर म तक कितने व्यंजन होते हैं? क से म तक कितने? क, ख, ग, घ, अंगा, अंगा, फिर च, छ, ज, झ, इया, इया, च छ ज झ इया, ट, ठ, ड, ड, ढ, अड़ा, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। एक चीज़ इसमें देखिए। चलिए, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है भैया? देख लीजिए, 1 2 3 4 5। तो कितनी है? 5। 5 लाइन है ये टोटल। 5 5 25। का से लेकर म तक कितने व्यंजन है भैया? 25। तो टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। इसे वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। क्यों वर्गीय व्यंजन बोलते हैं? देख लीजिए, चाहे आप ऊपर से गिनिए, इधर से गिनिए तब भी 5 आएगा, आप इधर से गिनिए तब भी 5 आएगा, नीचे की तरफ गिनेंगे तब भी 5 आएगा। गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5। अब इधर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। देखिए 5 ही आएगा, चाहे आप 20 से गिनिए कहीं से। तो ये वर्ग बनाते हैं, इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, देर हो जाएगी। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं बताइए। सार्थक लघुत्तम इकाई की बात करें तो शब्द कहते हैं। अब चलिए 2-3 पॉइंट हमने लिखा है आगे देखिए।
विशेष तथ्य हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। अब देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात कर रहा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए क्या होता है, बताइए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अगर ध्वनि विकल्प में होगा तो पहले आप ध्वनि को लगाएंगे, अगर ध्वनि विकल्प में नहीं है तो आप वर्ण को लगाएंगे। चलिए, अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो आप ध्वनि विकल्प में होने पर आप ध्वनि को लगाएंगे, अगर ध्वनि विकल्प में नहीं है तो आप वर्ण को लगाएंगे। अगर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करें तो वर्ण होगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करें वर्ण होगा, या उच्चरित इकाई की बात करें या प्राथमिक इकाई की बात करें तो ध्वनि होगा। सबसे पहले आप ध्वनि को, जब तक लिखित शब्द का प्रयोग न करें, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करें, लिखित इकाई की बात करें, तब आप वर्ण को लगाएंगे। जब लिखित इकाई की बात न करें, डायरेक्ट पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो आप ध्वनि को लगाएंगे। इसमें विकल्प में नहीं है तो आप वर्ण लगाइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। देखिए, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। अगर विकल्प में देखिए ध्वनि और वर्ण दोनों है, देखिए इसीलिए हम प्रश्न दिए हैं शब्द, ध्वनि, वाक्य, वर्ण, देखिए दिए गए हैं ना। तो जब आपको ध्वनि विकल्प मिले, भाषा की लघुत्तम इकाई पूछी जाए तो ध्वनि विकल्प में हो तो आप ध्वनि को लगाएंगे, नहीं तो आप वर्ण को लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए, भाषा की लघुत्तम इकाई है तो वर्ण है, वर्ण है। देखिए वर्ण है, यहाँ विकल्प में नहीं है तो इसलिए वर्ण को मारेंगे, वर्ण को मारेंगे। अगर यही भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई की बात करता तो वर्ण होता, लिखित इकाई की बात करता तो उसमें ध्वनि भी होता, तब भी ध्वनि ऑप्शन सही नहीं होता, वर्ण ही सही होता। समझ गए होंगे, जिनको दिक्कत है मैसेज करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण है? तालव्य, तालव्य वर्ण की बात कर रहा है। कंठ, तालव्य, मूर्धा जो उच्चारण स्थान होते हैं तालव्य। तालव्य बताइए, च छ ज झ इया, ये आपका तालव्य है। तो कंठ आपका, कंठ क्या है? क ख ग घ अंगा, एक कंठ है। यही आपका तालव्य वर्ण नहीं है, यही आपका तालव्य वर्ण नहीं है। चलिए, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? देखिए लिख दिया है, आ ई उ ए ऐ ओ और ऋषि। तो यही आपके टोटल 11 मूल स्वर होते हैं, 11 मूल स्वर होते हैं। कुछ विशेष तथ्य हमने आगे लिखा हुआ देख लीजिए। कामता प्रसाद गुरु 11 स्वर तथा 33 व्यंजन मानते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानक वर्णमाला में 11 स्वर और 35 व्यंजन, 3 और 5, 35 व्यंजन मानते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु 11 स्वर तथा 43 व्यंजन, 43 व्यंजन मानते हैं, जबकि केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानक वर्णमाला में 11 स्वर और 35 व्यंजन मानते हैं। चलिए, ये प्रश्न भाई बता तो रहे, नेटवर्क की वजह से क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, फिर से कर रहे हैं। तो जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, अग्र, मध्य और पश्य। तो देखिए इसमें ऑप्शन लगा हुआ है तो इसे 3 भेद होते हैं, अग्र, मध्य, पश्य। अग्र, मध्य, पश्य। ई देखिए लिखा है, हमने लिख भी दिया है, लिख भी दिया है। अब देख लीजिए, अग्र, मध्य, पश्य, अग्र, मध्य, पश्य। तो यहाँ तक आप देख चुके हैं, यहाँ तक आप देख चुके थे, यहाँ तक आप देख चुके थे, यहाँ तक हो चुका था, यही क्लास डिस्कनेक्ट हुई थी। आगे चल रहे हैं। देखिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण केवल 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण के केवल 2 ही तत्व होते हैं, स्वर और व्यंजन। चलिए, ये भी यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, इसे बताना था। चलिए इसके बाद कंटिन्यू करेंगे 12 तक। दिक्कत की वजह से, चूँकि नेटवर्क चला गया था, आप समझ ही रहे हैं, 2-3 दिनों से प्रयागराज में बारिश ज़्यादा हो रही। तो चलिए यहीं से हम आपको बता रहे हैं, जो चीज़ लिखा गया है उसको समझा दे रहे हैं। चलिए, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो भैया अक्षर कहते हैं। पहले इस पर टिक कर लीजिए, अक्षर कहते हैं। एक का लिखा है मेरे भाई, का लिखा है, फिर से मिटा के आपको बता दे रहे हैं। 1 मिनट बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक का आपका क्या है? अक्षर है।
इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का योग है, स्वर और व्यंजन दोनों का योग है। देखिए क को जब आप तोड़ेंगे तो एक हलंत वाला क निकलेगा, एक वर्ण व्यंजन वाला निकलेगा, एक स्वर निकलेगा। इसमें से निकला कि नहीं निकला? जब आप इसको तोड़ेंगे तो आप समझ रहे होंगे। अब देखिए ए आपका स्वर वर्ण हो गया, ए आपका मेरे भाई स्वर वर्ण हो गया, ए आपका स्वर वर्ण हो गया। दूसरा आपका इसकी बात करें तो यह व्यंजन वर्ण हो गया, यह आपका व्यंजन वर्ण हो गया, व्यंजन वर्ण हो गया, व्यंजन वर्ण। ऊपर बात करें तो ए आपका अक्षर हो गया, ये आपका जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों का योग रहे अक्षर होता है, अक्षर होता है। देखिए भैया व्यंजन है, एक का आपका व्यंजन है, का हलंत वाला व्यंजन है, आ आपका स्वर वर्ण है। देखिए दोनों स्वर और व्यंजन दोनों की योग से अक्षर बनता है, दोनों के संयुक्त रूप से अक्षर बनता है मेरे भाई, दोनों के संयुक्त रूप से अक्षर बनता है। अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। व्याकरण हम आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, पूरी ज़िंदगी में आप याद करेंगे। चलिए अगले पॉइंट में आप देख लीजिए अक्षर, एक चीज़ और देख लीजिए, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण और अक्षर में अंतर लिख लीजिए। वर्ण और अक्षर में अंतर लिख लीजिए। अंतर, वर्ण और अक्षर में अंतर, हेडिंग डालेंगे वर्ण और अक्षर में अंतर। अब चलिए इसमें लिखिए, लिखिए बता रहे हैं। लिखिए वर्ण वे होते हैं, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, वर्ण वे होते हैं, वर्ण वे होते हैं जिनका खंड नहीं होता, जिनका, अभी बता रहे हैं प्रैक्टिकल करके, जिनका खंड नहीं होता जबकि अक्षर स्वर तथा व्यंजन का संयुक्त रूप होता है, जबकि अक्षर स्वर तथा व्यंजन का युग्म होता है। युग्म या संयुक्त रूप दोनों बात ही एक ही हुई। युग्म होता है राइटिंग गड़बड़ है, आप समझ लेंगे। अब देखिए आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने आपसे बताया मेरे भाई, हमने आपसे बताया, देखिए आगे समझते हैं। एक मिनट, एक पेज ले लें। अरे एक मिनट, अब सही हो गया, देख लीजिए, 2 पेज ले रहे हैं। चलिए अब देखिए परिभाषा में हमने क्या लिखवाया। वर्ण और अक्षर में अंतर, वर्ण वे होते हैं जिनका खंड नहीं होता, जबकि अक्षर स्वर तथा व्यंजन का युग्म या संयुक्त रूप होता है। क्या परिभाषा आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं इसे प्रैक्टिकल करके मेरे भाई। प्रैक्टिकल में देखते हैं, हमने बताया एक का लिखा हुआ है, अगर इसे तोड़ेंगे तो एक का एक हलंत वाला निकलेगा, इसमें से एक अ निकलेगा ना। निकला कि नहीं मेरे भाई, निकला कि नहीं। अब देखिए ये आपका व्यंजन है, ये आपका व्यंजन है कि नहीं है, व्यंजन है कि नहीं है। ये आपका स्वर है कि नहीं है, स्वर है कि नहीं है। अब देखिए दोनों की योग से एक क्या बना है, दोनों के योग से यह व्यंजन प्लस स्वर के योग से अक्षर बना है कि नहीं। ये आपका अक्षर है, ये अक्षर है। हमने क्या लिखा था मेरे भाई परिभाषा में, स्वर वर्ण वे होते हैं जिनका खंड नहीं होता। अब देखिए ए का लिखा है तो ये वर्ण है, यह व्यंजन वर्ण है, यह आपका स्वर वर्ण है,
यह आपका स्वर वर्ण है। देखिए क का और खंड आप नहीं कर सकते, आ का और खंड आप नहीं कर सकते। तो हमने बताया वर्ण ये होते हैं, ये आपका क जो हलंत लगा हुआ है ये वर्ण है, ये आपका आ जो स्वर वर्ण है यह स्वर वर्ण है, यह व्यंजन वर्ण है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते। जबकि क स्वर और व्यंजन दोनों की योग से बना है, यह अक्षर है, इसके खंड आप कर सकते हैं, अक्षर के खंड आप कर सकते हैं। देखिए तो अक्षर किसे कहते हैं? जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों संयुक्त रूप से मिले हों, दोनों का युग्म हो, वही आपका अक्षर होता है। अब आप समझ गए होंगे। आगे अक्षर। अब देखिए अक्षर भी 3 प्रकार के होते हैं, अक्षर भी 2 प्रकार के होते हैं। चलिए लिख लीजिए आपको जानकारी हो जाएगी। अक्षर, अक्षर के प्रकार, अक्षर के प्रकार पूछा जाता है, टीजीटी में यही सारे प्रश्न आते हैं, अक्षर के प्रकार। अब देखिए अक्षर 2 प्रकार का होता है, यहाँ 2 कर लेंगे, 2 प्रकार का होता है। एक बद्ध अक्षर होता है, एक मुक्त अक्षर होता है। बद्ध अक्षर और मुक्त अक्षर। देखिए बद्ध अक्षर, बद्धाक्षर चाहे कहिए, बद्ध अक्षर और मुक्त अक्षर, मुक्ताक्षर कर लीजिए। मुक्ताक्षर अलग अलग क्यों लिखेंगे? मुक्ताक्षर, एक मुक्ताक्षर। अब देखिए बद्ध अक्षर भैया मेरे भाई व्यंजनांत होते हैं, बद्ध अक्षर हमेशा व्यंजनांत होते हैं। इसके नीचे लिख लीजिएगा, व्यंजनांत होते हैं। बद्ध अक्षर आपका मेरे भाई व्यंजनांत होता है, नाक ऊपर बिंदी रहेगी और ये ज है। व्यंजनांत होते हैं, व्यंजनांत होते हैं। ये बद्ध अक्षर आपके व्यंजनांत होते हैं। अभी बता रहे हैं कैसे व्यंजनांत होते, जबकि मुक्त अक्षर आपके स्वरांत होते हैं, स्वरांत होते हैं। इसमें भी है जोड़ लीजिएगा, यहाँ जोड़ लीजिएगा। तो देखिए बद्ध अक्षर हमने आपसे बताया कि व्यंजनांत होते हैं। व्यंजनांत देखिए अगर क के नीचे क, ख, ग कोई भी अक्षर लिख रहे हैं उसके नीचे आप हलंत को लगा दीजिए, तो यही आपका व्यंजनांत हो गया, यही आपका व्यंजनांत हो गया। जबकि मुक्त अक्षर स्वरांत होते हैं, इसमें से स्वर को मत निकालिए, इसे सीधा लिख दीजिए, हलंत मत लगाइए। देखिए स्वरांत हो गया, हलंत नहीं लगेगा। मुक्त अक्षर आपका स्वर और व्यंजन दोनों की योग से बनता है, जबकि बद्ध अक्षर केवल वही जो वर्ण बोलते हैं, जो वर्ण जिसके और टुकड़े नहीं होते वही आपका बद्ध अक्षर हो जाता है। जो वर्ण जिसके नीचे हलंत लग जाए वही आपका बद्ध अक्षर हो जाता है, वही आपका बद्धाक्षर हो जाता है, वही आपका बद्धाक्षर हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे इतिहास समझ में आ गए होंगे। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल से कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है भाई मेरे भाई? व्यंजन है तो भाई 101 से अधिक वर्णों के मेल से बनेगा, तो व्यंजन को ही एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। व्यंजन ही आपके एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यंजन एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न पे, चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। इसको हटाने दीजिए। अब बताइए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? आप लिख लिए होंगे। चलिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? मेरे भाई? तो वर्ण केवल 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। उच्चारण के कितने तत्व होते हैं? उच्चारण के कितने तत्व होते हैं? तो 2 तत्व होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसे लिख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप 3 लगाएंगे। कितने तत्व होते हैं भैया? स्वर और व्यंजन। आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? मेरे भाई हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बताइए, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बताइए, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बताइए, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं?
हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ केवल 2 प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ केवल 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, तो भैया सीधा सीधा अभी हमने पढ़ा व्यंजन को कहते हैं। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो देखिए भैया, कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, उसके बाद दंतोष्ठ, वर्ष और काकल्य। तो कामता प्रसाद गुरु वासुदेव, देखिए अधिकांश लोग 8 प्रकार से मानते हैं। 8 प्रकार से मानते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो 8 भागों में किया जा सकता है। बीपीएससी स्कूल टीचर टीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न था, सेकंड टाइम पूछा गया था बिहार में। चलिए अगले प्रश्न पे। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो 5। कंठ, मूर्धन, देखिए दंत, ओष्ठ, मुख्य रूप से 5 स्थानों का प्रयोग किया जाता है। तो कितने स्थानों का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई? 5। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो 5। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। 16 नंबर आपका हो गया। अगले प्रश्न पे, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? भाई लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह कहे या वर्णों के व्यवस्थित समूह कहे या वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो सबको वर्णमाला ही कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? भैया स्वर पूछा जा रहा है, कितने प्रकार के होते हैं बताइए। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और उसके बाद दीर्घ, उसके बाद प्लुत होता है, प्लुत। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। चलिए आगे चल रहे हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं बताइए। 19 नंबर वही प्रश्न फिर से पूछा गया है बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में। देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है, बताइए। तो ये किसके भेद हैं भैया? स्वर के भेद हैं। स्वर ही ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त होता है, व्यंजन ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त नहीं होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता प्रदान करते हैं उसे कहते हैं। तो व्यंजन के उच्चारण में कौन सहायता प्रदान करते हैं? स्वर के सहारे व्यंजन बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, सभी स्वर होते हैं। देखिए भैया, सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर, यहाँ कुछ विशेष तथ्य लिख लीजिए। सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। सघोष होते हैं। सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। लिख लेंगे, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। तो चलिए, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, ह्रस्व स्वर कौन सा है? ह्रस्व स्वर कौन सा है बताइए। ह्रस्व स्वर, तो मूल स्वर वही पूछा जा रहा है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। तो आ, ई, उ, री, यही आपका ह्रस्व स्वर है। यही आपका ह्रस्व स्वर है। तो वही पूछा जा रहा है, ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो बताइए ह्रस्व स्वर कौन सा है।
यही आपका ह्रस्व स्वर है। बताइए, ह्रस्व स्वर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? देख लीजिए, 1 2 3 4 है ना। अब चलिए आगे, कितनी है भैया? 4 है। बहुत सरल सरल से प्रश्न आते हैं, इसी में ऊपर नीचे हो जाएगा। मानवीय त्रुटि आप कर देते हैं, 2-4 प्रश्न गलत हो जाएगा, बस इसी से आप बाहर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? बताइए, अब आपका मामला फंस गया है। दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है मेरे भाई? दीर्घ स्वर कौन सा है? अब थोड़ा सा हम यहाँ आपको रोकेंगे। देखिए, यहाँ थोड़ा सा हम आपको रोक ले रहे हैं। चलिए देखिए, रचना या निर्माण के आधार पर, रचना या निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर अगर स्वर की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरे भाई? 2 प्रकार का होता है। थोड़ा सा समझेंगे यहाँ अच्छे से। कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। छोटा छोटा करके समझेंगे। चलिए, 2 प्रकार का होता है। एक आपका मूल स्वर होता है, मूल स्वर। दूसरा आपका मूल स्वर के बाद संधि स्वर होता है, संधि स्वर होता है, संधि स्वर होता है, संधि स्वर होता है। अब देखिए, एक आपका मूल स्वर होता है, दूसरा आपका संधि स्वर होता है। मूल स्वर में अ, ई, उ, री होता है, री होता है, री बना लीजिएगा। उसके बाद संधि स्वर की बात करें तो इसमें आपका आ जो बच गए, आ, ई, उ, अ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ होता है, औ होता है। अब यही संधि स्वर आपका फिर पुनः 2 भागों में बटेगा। संधि स्वर आपका पुनः 2 भागों में बंटता है। देख लीजिए, संधि स्वर को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है, 1 मिनट, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है। दूसरा आपका संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है। अब देखिए, दीर्घ स्वर में क्या क्या आएगा? दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर में आपका, दीर्घ स्वर में आ हो गया, आ हो गया, ई हो गया और ऊ हो गया मेरे भाई, ई। अब देखिए, संयुक्त स्वर में, संयुक्त स्वर में आपका ए हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और औ हो गया, औ हो गया। ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। ये आपके संयुक्त दीर्घ स्वर कैसे बना, आइए देख लेते हैं अगले पेज पे। एक पेज और लेके आपको बता दे रहे हैं। चलिए, दीर्घ स्वर हमने बताया, दीर्घ स्वर में हमने बताया आ और ई, बड़ी ई थी और ऊ था। देखिए दीर्घ कैसे बन रहा है, 1 मिनट देख लेंगे, देख लीजिए। दीर्घ में हमने बताया आ और आ प्लस आ करेंगे तो देखिए बन गया ना, ई प्लस ई करेंगे तो बड़ी ई बनी कि नहीं, ऊ प्लस ऊ करेंगे तो बड़ा ऊ बना कि नहीं, ये दीर्घ बना कि नहीं। देखिए इस साइड देखिए, बना कि नहीं बना। अब देखिए संयुक्त स्वर उसी के नीचे आप लिख लेंगे, दीर्घ स्वर के नीचे ये चीज़ लिख लेंगे, उसके बाद संयुक्त स्वर के नीचे ये चीज़ लिख लेंगे जो बता रहे हैं। संयुक्त स्वर आ, देखिए 2 स्वरों के योग से बनता है, आ प्लस ई बराबर, आ प्लस ई बराबर ए बना, फिर आ प्लस ऊ बराबर आ प्लस ऊ बराबर ओ बना, ओ बना। फिर आगे देखिए,
आ प्लस ए बराबर आई बना, आ प्लस ओ बराबर औ बना। देख लीजिए, इसको आप एक साथ कर लीजिएगा, ये दोनों आ प्लस ई और आ प्लस ए, इस दोनों को एक साथ कर लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए आ प्लस ई बराबर, देखिए ये दो अलग अलग स्वर हैं कि नहीं, आ अलग स्वर है, ई अलग स्वर है, यह कंठ है वह तालब्य है, ई तालब्य है। तो कंठ और तालब्य मिलकर देखिए आई बन रहा है, कंठ तालब्य इसीलिए बोलते हैं कंठ तालब्य है, तो वही है आई। तो देखिए बन गया कि नहीं, कोई दिक्कत है। देखिए निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो आइए देखते हैं दीर्घ स्वर कौन सा है। हमने पढ़ा मूल स्वर हो गए, संधि स्वर हो गए, संधि स्वर के बाद संधि स्वर दो भागों में बटा, दीर्घ स्वर संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में केवल आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ आया, बड़ा आ और बड़ी ई बड़ा ऊ आया। तो देखिए कहीं दिख रहा है आपको, तो निम्न में से दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर बताइए अब कौन सा होगा, बताइए दीर्घ स्वर कौन सा होगा। बड़ा आ, अभी आप पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए हैं, देखिए भैया तीन ही तो है, तीन है ना दीर्घ स्वर, बाकी ये तो संयुक्त स्वर है ना। हमने बताया आपको जो दो स्वरों के योग से बने, देखिए भैया एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए दो स्वरों के योग से बना है कि नहीं, दो स्वरों के योग से बना है कि नहीं, आ प्लस ऊ बराबर ओ बना है कि नहीं, देखिए आ प्लस ऊ बराबर ओ बना है कि नहीं। ये ओ आखिर कैसे बना है, आ प्लस ऊ बराबर ओ बना है, ओ बना है, तो यह दो स्वरों के योग से बना है, तो संयुक्त हो गया कि नहीं हो गया। ये वाला देख लीजिए, आ प्लस ई बराबर ए बना है कि नहीं, आई बना है कि नहीं। इसकी बात करें, आ प्लस ए बराबर ए बना है कि नहीं। देखिए ए अलग अलग स्वरों के योग से बने हैं, तो भाई ये संयुक्त स्वर हो गए ना। अब बाकी जो दो सजाती स्वरों की योग से दीर्घ हुए, आकाश मणि दीर्घा, आप क्या पढ़ते हैं, तो वही आपका ऑप्शन नंबर ए आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। चलिए निम्न में से दीर्घ स्वर है, वही प्रश्न रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर नहीं, वही प्रश्न रिपीट नहीं हुआ है, पकड़ देख लिए, नहीं तो आपको बता के चल दिए होते। चलिए बताइए दीर्घ स्वर है कि नहीं, दीर्घ स्वर निम्न में से दीर्घ स्वर है, बताइए। ये तो आपका मूल स्वर हो गया, उसके बाद ये आपका यही आपका दीर्घ स्वर है। देखिए ई प्लस ई जब जोड़ेंगे तो बड़ी ई बनती है ना, तो ई आपका दीर्घ स्वर हो गया। ये दोनों आपके नीचे वाले संयुक्त स्वर हैं, ये आपके नीचे वाले दोनों संयुक्त स्वर हैं। व्याकरण में कन्फ्यूजन नहीं होगा, चूँकि हम दूसरे ढंग से बताते हैं ना आपको। अगर हमसे आप व्याकरण पढ़ लिए कहीं नहीं, आपको पूरी लाइफ में कभी नहीं कन्फ्यूजन होगा, ये हम गारंटी देते हैं। चूँकि हम बहुत दूसरे ढंग से अभी तो आपको बहुत ज़्यादा बता नहीं पा रहे हैं, समय का अभाव है। तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अगले प्रश्न पे, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर हमने बताया था आ और ई और ओ, यही आपके मूल दीर्घ स्वर हैं। भाई दीर्घ स्वर में आपने क्या पढ़ा, देख लीजिए फिर से पीछे। दीर्घ स्वर में देखिए यही तो आप पढ़े थे, आ ई और ओ, यही आपका मूल दीर्घ स्वर हो गया। अब देखिए कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है, तो हमारे पास आ भी है, ई भी है और ऊ है, औ नहीं है। यह कौन सा है, यह संयुक्त स्वर है। आ क्या है, संयुक्त स्वर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्लुप्त स्वर कौन सा है। ये तो बहुत सरल है, तो प्लुप्त स्वर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्लुप्त स्वर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर बताइए। 28 नंबर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे वे कहलाते हैं।
मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार, स्वर लिख लीजिएगा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व और दीर्घ और प्लुप्त, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रैमात्रिक। बताइए, जिसमें 2 मात्रा का समय लगे। देखिए, बताइए, ह्रस्व, दीर्घ, ये मात्रा के आधार पर। प्लुत, जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है वह ह्रस्व कहलाता है। जिसमें 2 मात्रा का समय लगे वह दीर्घ कहलाता है। जिसमें 3 मात्रा से अधिक का समय लगे या 3 मात्रा का समय लगे वह प्लुत कहलाता है। तो जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है वो क्या कहलाता है मेरे भाई? दीर्घ स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भाग हैं? 3 हैं। चलिए, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? जिह्वा के भाग के आधार पर जब आप बांटते हैं तो अग्र, मध्य, पश्च 3 भाग करते हैं। तो देखिए, विवृत नहीं आएगा, विवृत स्वर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, मध्य स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर अग्र, मध्य, पश्च जिह्वा के भाग के आधार पर आपने बांटा था। जीभ के भाग के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर कितने भाग हुए थे मेरे भाई? 3 भाग हुए थे। अग्र, मध्य और पश्च आप पढ़े थे। अग्र में आपने क्या क्या पढ़ा था? बताइए, कमेंट करके बताइए। कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। क्या पढ़े थे? यही तो भूल रहे हैं ना। ई और ए आई, यही पढ़े थे ना अग्र में। मध्य में क्या पढ़े थे? आ पढ़े थे। मध्य में क्या पढ़े थे? आ पढ़े थे। मध्य में क्या पढ़े थे? आ पढ़े थे। चलिए, मध्य में, और बाकी जो बच गए वो आपके पश्च हो गए। तो चलिए, मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो ई को। ये देखिए, 2 विकल्प में है, दोनों विकल्प में है, तो आप दोनों को लगा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप दोनों को लगा दीजिए। जब नहीं दिया है तो चलिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ है। बताइए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ है। समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत क्या है? समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत क्या है? आइए 1 मिनट देख लेते हैं। देखिए भैया, एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। एक ट्रिक, अगर मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण आप करते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आइए देखते हैं कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला आपका समृद्ध होता है मेरे भाई। कौन सा होता है? समृद्ध होता है, आप पढ़े होंगे समृद्ध। दूसरा आपका अर्धसमृद्ध, अर्धसमृद्ध। तीसरा आपका विवृत होता है, विवृत। और चौथा आपका अर्धविवृत होता है, अर्धविवृत। यहीं से प्रश्न ज़्यादा आता है ना, यहाँ आप गड़बड़ भी करते हैं। 1 मिनट रुकिए, बता रहे हैं, गड़बड़ नहीं होगा। समृद्ध की बात करें तो ई आपका होता है और ऊ होता है ना। फिर उसके बाद अर्धसमृद्ध में ए और औ होता है। ए और ओ होता है। ए और
ओ होता है ना। अब बाकी विपरीत में क्या होता है, आ होता है। विपरीत में क्या होता है, आ होता है कि नहीं। अब बाकी जो बच गए आपका आ है, उसके बाद औ है, उसके बाद ए है, उसके बाद अंग्रेजी का एक आगत है, ए भी उसी में शामिल हो जाता है। तो मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विपरीत। अब इसे याद कैसे करेंगे मेरे भाई, देखिए इसे याद करने का एक तरीका, ट्रिक लिखिए, ट्रिक लिख लीजिए हमेशा के लिए। आप पहले स्वरों को स्वर लिख लेंगे, आ, फिर उसके बाद ई, फिर उ, फिर ए आई, और उसके बाद ओ, औ। एक ये ऐसे बनाएंगे, ट्रिक है, ये नियम नहीं है, ट्रिक है। उसके बाद एक अंग्रेजी का आगत भी शामिल कर लेंगे, तो टोटल 11 हो जाएगी इसकी संख्या। स्वर की संख्या 11 होती है, उसमें री जोड़ते हैं। जहाँ आप ये अंग्रेजी का आगत जोड़े हैं वहाँ ऋषि रखते हैं, लेकिन ट्रिक देखिए, ट्रिक बना लीजिए, याद हो जाए, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विपरीत। देखिए अब इसमें आप करेंगे क्या, सीधा सीधा इसको या आप एक नंबर प्रदान कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपके हो गए। अब देखिए मेरे भाई, समृद्ध कहाँ है, समृद्ध ये है ई और ओ। आइए देखते हैं ई और ओ कहाँ है। देखिए ई और ओ कहाँ है, तो यहाँ है, देखिए यहाँ तक है ना। अब देखिए इसका कोड हो गया 3456, तो समृद्ध का कोड हो गया 3456। समृद्ध हो गया कि नहीं, 3456। समृद्ध अब भूलेगा जीवन में, 3456 आपका समृद्ध हो गया। समृद्ध आपका 3456 पूरे लाइफ में भूलेगा। बताइए मेरे भाई, अगर भूले तो ई और उ क्या है, सीधा सीधा याद करिए स्वरों को। बस एक ट्रिक ये बना लीजिए, ट्रिक अपने दिमाग में बैठा लीजिए, तो कभी नहीं, वर्णमाला में आपका कभी नहीं गड़बड़ होगा, न तो अल्पप्राण न तो महाप्राण। अभी हम आपको बताएंगे जब व्याकरण पढ़ाएंगे। तो चलिए अभी बेसिक जानिए। तो समृद्ध आपका 3456 हो गया। अब अर्ध समृद्ध का कोड क्या है, अर्ध समृद्ध में ए और औ है, 7 है और 9 है, 7 है और 9 है। देखिए इसके जगह 7 और 9 लिख लीजिए। अर्ध समृद्ध क्या है, 79। समृद्ध क्या है, 3456। अब विपरीत आपका देखिए, विपरीत में आ है, विपरीत में आ है कि नहीं, देखिए 2 नंबर पे है, तो विपरीत रख लीजिए, इसको 2 दे दीजिए। जो बच गया भाई वो चला गया कि नहीं, अर्ध विपरीत में चला गया कि नहीं मेरे भाई बहन, जो बच गया वो अर्ध विपरीत में चला गया कि नहीं, जो बच गया वो अर्ध विपरीत में चला गया कि नहीं। इसी तरह आप अग्र मध्य पश्च जिह्वा के आधार पर जब बांटेंगे तो उसका कोड लगा देंगे, कुछ करना है नहीं, उसका कोड लगा देंगे। तो हम बता देंगे, एक दिन आपको अच्छे से बता देंगे, रात्रि वाली क्लास में जुड़िएगा। तो व्याकरण जब शुरू करेंगे, व्याकरण देखिए बहुत हम तोड़ मरोड़ कर पढ़ा देंगे, पूरी लाइफ में आपका कभी नहीं गड़बड़ होगा। सीधा सीधा सुन लीजिए, ये ट्रिक जब आप बनाएंगे तो सीधा स्वर लिखेंगे, उसके बाद स्वरों को नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें नंबर पर अंग्रेजी का आगत स्वर रखेंगे। फिर उसके बाद देखिए हमने बांटा मुखाकृति के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विपरीत। ये ट्रिक, अब ट्रिक लगाइए कि हमको कैसे याद होगा। ई और ओ समृद्ध में आता है, अर्धसमृद्ध में ए और ओ आता है, विपरीत में आ आता है, अकेले केवल आ ही आएगा, आप जानते हैं। उसके बाद अर्ध विपरीत में आ औ आई और अंग्रेजी का आगत जो है आ आता है। तो बस समृद्ध का कोड रख दीजिए, विपरीत का कोड रख दीजिए, ये डायग्राम अपने दिमाग में बैठा लीजिए एक बार। ये हमेशा पूरे जीवन में आप कभी लाइफ में अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। व्याकरण तो हम बहुत अच्छे से आपको बता देंगे, पूरी लाइफ में आप नहीं भूल पाएंगे। चलिए तो इसमें बताइए भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ क्या है, ऊ क्या है, ऊ क्या है। ऊ आपका देखिए समृद्ध है। ऊ क्या है मेरे भाई, देखिए समृद्ध है कि नहीं, देखिए ऊ क्या है, ऊ क्या है, समृद्ध है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ क्या है, यह समृद्ध, ये नीचे है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है, कौन सा स्वर समृद्ध है, फिर पूछा जा रहा है समृद्ध है। अभी आपने देखा समृद्ध ई और ऊ 3456, चाहे कोड लिख लीजिए 3456 समृद्ध है। तो देखिए ई और ऊ कहाँ मिल रहा है, ई तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न पे। अर्धस्वर है, अर्धस्वर है, बताइए अर्धस्वर है, इसमें विकल्प में ही नहीं दिया गया है, तो या को कर लेंगे, इसको काट के या कर लेंगे, अर्धस्वर आप या कर लेंगे। चलिए
अर्धविपरीत स्वर पूछा जा रहा है। देखिए पढ़ने में भी हमको, देखने में भी गड़बड़ी हो गई। चलिए नेटवर्क की वजह से प्रश्न झिलमिला गया ना। देखिए अर्धविपरीत स्वर है, बताइए अर्धविपरीत में आपने क्या पढ़ा था? अर्धविपरीत में आपने क्या पढ़ा था? हम समझ रहे हैं, जब तक ये डायग्राम आप याद नहीं करेंगे। अर्धविपरीत में क्या पढ़ा था? अर्धविपरीत में 79, 7, 9, ए और ओ। ए और ओ आपका अर्धविपरीत है। ए कहाँ है? ए आपका अर्धविपरीत है। ए आपका अर्धविपरीत है, तो 79, 7, 9 आपका अर्धविपरीत, ए और ओ। डायरेक्ट आप कोड याद कर लीजिए तब भी हो जाएगा। 79, 7, 9। देखिए भैया आप कोड लगा दीजिए 7, 9। अर्धसमृद्ध, अर्धसमृद्ध पूछा जा रहा है कि अर्धविपरीत पूछा जा रहा है? 1 मिनट, अर्धविपरीत पूछा जा रहा है। 1 मिनट फिर से सही कर लेंगे, नहीं तो कोड लगवाते आपका सारा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए बताने के चक्कर में, तो अर्धविपरीत क्या है? अर्धविपरीत जो बचा था, हमने आपसे बताया था कि आ, औ, ए, आए जो बचा था कोड लगाने के बाद, चाहे उसमें भी कोड लगा लीजिए, तो जो आ, औ, ए, आ हो गया। तो देख लीजिए कहीं है अर्धविपरीत में आ, ए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, देखिए ए वाला है कि नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए अर्धविपरीत ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संधि स्वरों के उपभेद होते हैं। संधि स्वरों के उपभेद होते हैं, हमने अभी आपको पीछे बताया था संधि स्वरों के उपभेद। देख लीजिए, देखिए रचना या निर्माण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के ना, 2 प्रकार के होते थे, मूल स्वर और संधि स्वर। अब संधि स्वर के भी 2 भेद होते हैं। देखिए 2 भेद, इसके भी 2 भेद हुए, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो वही पूछा जा रहा है संधि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो संधि स्वर के कितने भेद होते हैं मेरे भाई बहन? कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। संधि स्वर के कितने भेद होते हैं? दीर्घ और संयुक्त। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रचना या निर्माण के आधार पर, रचना या निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर स्वर कितने भागों में बांटा गया था? स्वर को 2 भागों में बांटा गया था, मूल स्वर और उसके बाद दूसरा आपका मूल स्वर के बाद कौन सा स्वर बांटा गया था? मूल स्वर के बाद संधि स्वर। संधि स्वर को पुनः 2 भागों में बांटा गया। अभी आपने देखा दीर्घ स्वर और उसके बाद संयुक्त स्वर। इस संयुक्त स्वर लिख लीजिएगा, संयुक्त स्वर। तो यही तो पूछा जा रहा है कि संधि स्वरों के उपभेद बताइए। उपभेद 2 हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर पूछा जा रहा है, अभी आप पढ़ के आ रहे हैं। अब संयुक्त स्वर में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संयुक्त स्वर कौन सा है बताइए? संयुक्त स्वर कौन सा है बताइए? संयुक्त स्वर क्या पढ़ के आए हैं? संयुक्त स्वर में अभी आपने क्या पढ़ के आया? आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ, यही पढ़ के आए हैं ना? यही पढ़ के आए हैं ना? आ प्लस ए बराबर आई, आ प्लस ओ बराबर औ, यही आपका संयुक्त स्वर है। यही आपका संयुक्त स्वर था ना? देख लीजिए फिर से संयुक्त स्वर। देखिए पीछे चलिए, देखिए रचना या निर्माण के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया था, मूल स्वर और संधि स्वर। फिर संधि स्वर को हमने 2 भागों में बांटा, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। फिर संधि स्वर में आप देखिए संयुक्त स्वर, देखिए संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया, दीर्घ और संयुक्त। देखिए ए और आई, ओ और औ हमने बताया था। देखिए यहाँ तोड़ के भी लिखे थे, आ प्लस ई बराबर, ये 2 भिन्न स्वरों के योग से बने हैं, तो इसे संयुक्त स्वर कहेंगे, इसे ही संयुक्त स्वर कहेंगे। तो प्रश्न पूछा क्या जा रहा है? देखिए प्रश्न पे तो यही पूछा जा रहा है, संयुक्त स्वर है, तो संयुक्त स्वर कौन सा है?
तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यही आपका संयुक्त स्वर का विकल्प सही है। यही आपका संयुक्त स्वर का विकल्प सही है और कोई नहीं सही है। आप चेक कर लीजिए। इसमें भी है, ये जो देख रहे हैं देख लीजिए, ये भी आ प्लस ऊ के योग से बना है, लेकिन इसमें एक ही विकल्प मैच कर रहा है, तो हमें विकल्प मैच करा देना है। जो सबसे उचित हो वही लगाएंगे। तो कौन सा है? तो ए और आई है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए, ई और ई किस प्रकार का स्वर है बताइए। ई और ई किस प्रकार का स्वर है? आ ई ऊ ए आई ओ औ और उसके बाद ऋषि। यही आपके मूल 11 स्वर होते हैं। अब देखिए मेरे भाई, देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक ये आपका कंठ है, कंठ स्वर है। ये आपका तालव्य है, ये तालव्य है। ये आपका ओष्ठ है। ये आपका, ये क्या है? इसको बताइए मेरे भाई। हो गया? अच्छा, ये बताइए, अ प्लस ई की योग से क्या बनता है? ए बनता है। तो ए आपका कंठ हो गया। ये आपका जब कंठ हो गया, ये क्या हो गया? तालव्य। तो ये क्या हो गए? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। ये क्या हो गया? कंठ तालव्य। समझ गए कि नहीं कॉन्सेप्ट? समझ गए कि नहीं कॉन्सेप्ट? अब इसको हटा रहे हैं। अब देखिए, कुछ और बताने के चक्कर में ये आपका कंठोष्ठ हो गया। ये आपका कंठ और ओष्ठ अलग अलग लिख लीजिए, चाहे एक में लिख लीजिए, कंठ ओष्ठ। अब ये आपका मूर्धन्य हो गया, नीचे लिख लीजिए मूर्धन्य लिख लीजिए। तो आपका ई और ई क्या है? तालव्य है। ई और ई क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तालव्य। चलिए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? बताइए। कंठ तालव्य है, कंठ और तालव्य बताइए। ये तो आपका तालव्य है। ये आपका कंठ है और ये कंठोष्ठ है। भाई देखिए, ओ क्या है? यह दो स्वरों के योग से बना है ना। आ प्लस ओ के योग से बना है। तो यह क्या हो गया? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य हो गया। कैसे बना देखिए, इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो एक मिनट, इसको तोड़ेंगे। देखिए, आ प्लस ऊ बराबर ओ बनेगा। ये आपका कंठ हो गया, ये आपका कंठ हो गया, ये आपका ओष्ठ हो गया, ओष्ठ हो गया। तो पूछ रहा है आपसे, देखिए क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वो आपका कंठोष्ठ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा देख लीजिए, इसको भी तोड़ के दिखा दे रहे हैं। देख लीजिए, जब आप देख रहे हैं अच्छे से सीख लीजिए। अभी आज पहली क्लास है, इसलिए धीरे धीरे बता रहे हैं। यहीं सीख लीजिए अच्छे से। जब आप ए कैसे बनता है? आ प्लस ई के योग से ए बनता है कि नहीं? ए आपका कंठ है कि नहीं? कंठ है कि नहीं? ए आपका तालव्य है कि नहीं? तालव्य है कि नहीं? दोनों का योग कर देंगे तो कंठ प्लस तालव्य, कंठ प्लस तालव्य। यही तो पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में, कंठ तालव्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, ए और आई का उच्चारण स्थान है। ए और आई
अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ देख लीजिए यहाँ लिखा है, तो कंठ तालव्य है। तो कौन सा सही हो जाएगा? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य अभी आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं, कंठ तालव्य। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिकता है, अनुनासिकता है। किस शब्द में अनुनासिकता है बताइए? किस शब्द में अनुनासिकता है? किस शब्द में अनुनासिकता है बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी में अनुनासिकता है। ऑप्शन नंबर सी में अनुनासिकता है। चलिए, अनुनासिक स्वर शब्द है, अनुनासिक स्वर शब्द है बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें भी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? अनुनासिक का प्रयोग हुआ है बताइए? ऑप्शन नंबर डी पे चाँद लिख लीजिएगा, चाँद। बताइए, अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, बस यहीं तक था। एक बात सुन लीजिए, आज पहली क्लास थी। एक क्लास हम आपको व्याकरण की क्लास आपको प्रतिदिन देंगे। उसमें 40 प्रश्न मान के चलिए, 40, 45, 50 प्रश्न रहेंगे। आप एक कॉपी बना लीजिए, जो ट्रिक बताएंगे। देखिए, अभी व्याकरण की क्लास नहीं चलेगी। जो ट्रिक आपको हम बताएंगे उस ट्रिक को आप नोट करते जाइएगा। व्याकरण में कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। यही एक क्लास आप ले लीजिए। हम आपसे बता रहे हैं कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप व्याकरण में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यही वीडियो बार बार देख लीजिए। हम लिखित में कह रहे हैं, आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए। हम कहीं जाएंगे नहीं, ये प्रयागराज में रहते हैं। केवल एक क्लास ले लीजिए। हम आपसे बता रहे हैं कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बस ध्यान से आप अपने नोट्स को पढ़िए और इन्हीं प्रश्नों को बार बार सॉल्व करिए। इन्हीं प्रश्नों को बार बार सॉल्व करिए। इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाइए। कभी नहीं गलत होगा आपका। जो रुकता है कभी नहीं रुकेगा। 1-2 नंबर से जो आपका चयन रुकता है कभी नहीं रुकेगा। तो चलिए देखिए, आज रात्रि वाली क्लास हो सकता है कि नेटवर्क सही रहे तो क्लास चलेगी। अगर नेटवर्क सही रहेगा तो क्लास चलेगी, अगर नहीं सही रहेगा तो देखा जाएगा। जैसा भी होगा हम आपसे बताएंगे, जैसा भी होगा। तो चलिए बस करें, साफ साफ बताइए भाई। अच्छा देखिए, व्याकरण और काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान हम आपको अच्छे से करवा देंगे। किसी भी प्रकार की कोई गलती आप नहीं करेंगे। बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको गांव की भाषा में, देसी भाषा में समझा देंगे सारी चीज़ों को। देखिए, जीएस पढ़ते रहिए। आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टीजीटी पीजीटी में लगे रहिए। बिहार में अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश का ही एग्ज़ाम होगा। तो आप जीएस पढ़ते रहिए। जीएस पढ़ते रहिए। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे पहले पढ़िए। उसके बाद भारतीय भूगोल को पढ़िए। ये दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद ही आप शुरू करिए कहीं इधर उधर संविधान वगैरह पढ़िए। पहले 2 टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए 20-22 दिन में, ठीक है। उसके बाद तब बाकी का पढ़िए। करंट अफेयर्स की एक पीडीएफ हम प्रतिदिन टेलीग्राम ग्रुप में डलवा रहे हैं। उसको आप नोट कर लिया करिए। जो उसमें लगे कि ये आने लायक है, जो आने लायक हो उसको आप नोट कर लिया करिए, बाकी छोड़ दिया करिए, ठीक है। तो चलिए, जिनको क्लास से जुड़ना है, देखिए भैया, वो लाइव क्लास टेलीग्राम वाली रात्रि 8 बजे वो चलेगी ही चलेगी। जो 8 बजे क्लास चलती है वो हमेशा चलेगी, अनवरत चलेगी। एक वो और एक व्याकरण की, ये 2 क्लास हमेशा चलेगी, अनवरत चलेगी। इसका कोई अंत नहीं है। जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक हमारे शरीर में जान रहेगी, या जब तक हमारा चैनल रहेगा, तब तक एक क्लास आपको एक क्लास आपको टेलीग्राम पर हम निःशुल्क देंगे। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। वैसे तो किसी भी कोर्स में आपका चार्ज नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज। पीडीएफ वगैरह उसी में हम डलवाते हैं। पीडीएफ जो भी हम डलवाते हैं, देखिए आपको 500 व्याकरण के प्रश्नों की पीडीएफ डलवा दिए हैं। आदिकाल के जो भी देखिए प्रैक्टिस सेट हमने डलवा दिया है। भक्ति काल का, रीत काल का, आधुनिक काल का, सारे हिंदी विचारा ऑनलाइन ऑफिशियल जो हमारा चैनल है टेलीग्राम का, उसी पे है। या तो दिक्कत है तो देखिए ऊपर लिखा है, इसी पे आप मैसेज करेंगे, आपको लिंक भेजा जाएगा। आप लिंक से जुड़ जाइएगा। तो चलिए, आज के लिए देखिए, बिहार में टोटल 150 प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न आपका भाषा से रहेगा। बाकी 120 प्रश्न सामान्य अध्ययन का रहेगा। सबके लिए बराबर है, सब मेहनत करिए भाई, सब लोग मेहनत करिए। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और बाकी मेंस में जो वहाँ आएगा, मेंस में आपका
30 प्रश्न भाषा का आएगा और 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन का आएगा। 80 प्रश्न आपके संबंधित विषय से आएंगे। तो आप तैयारी करिए, अभी संबंधित विषय पढ़ते रहिए। बिहार में जानते हैं संबंधित विषय से बहुत हल्का प्रश्न आता है, व्याकरण, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, यही प्रश्न आते हैं ज़्यादा। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास से आते हैं। आप गद्य विधा पढ़ लेते हैं तभी आप फेल हो जाते हैं, तभी आपका गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए, बस आज के लिए बस इतना है।